कभी सोचा है कि बाजार से लाए हुए वो एकदम सुनहरे कुरकुरे भुने चने, उन पर वो जो एक खास चमक होती है, वो असल में चमड़ा रंगने वाला केमिकल हो सकता है, मतलब एक लेदर डाई। और यही सबसे चौंकाने वाली बात है। ये कोई मतलब सुनी सुनाई कहानी नहीं, बल्कि एक असल घटना है। अरे और इसी तरह की घटनाओं ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI को कुछ ऐसे कदम उठाने पर मजबूर किया है जो पूरे सिस्टम को जड़ से बदल रहे हैं। हाँ, और आज हम FSSAI की खींची उन्हीं रेड लाइंस पर गहराई से बात करने वाले हैं। बिल्कुल। जो 2026 से भारत में खाने पीने की चीजों के नियम कायदे पूरी तरह बदल देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़े बदलाव से, जिसने हर कारोबारी के काम करने का तरीका ही बदल दिया है। सिंगल विंडो सिस्टम। पहले की व्यवस्था को समझने के लिए जंगल शब्द बिल्कुल सही है। हाँ, मतलब कारोबारियों को, खासकर छोटे व्यापारियों को दोहरे तेहरे नियमों से गुजरना पड़ता था। बहुत ज्यादा। एक ही प्रोडक्ट के लिए FSSAI का लाइसेंस लो, फिर BIS का ISI मार्क भी चाहिए, और शायद AGM मार्क सर्टिफिकेशन भी। ये किसी भूल भुलैया से कम नहीं था। बहुत ज्यादा कागजी कार्रवाई, अलग अलग दफ्तरों के चक्कर, और हर सर्टिफिकेशन की अपनी फीस। लेकिन 17 अक्टूबर 2024 के बाद FSSAI ने इस पूरे सिस्टम को एक तरह से सुव्यवस्थित कर दिया है। हाँ, अब ज्यादातर खाने की चीजों के लिए सिर्फ FSSAI के नियम ही काफी हैं। तो इसका मतलब है कि AGM मार्क और BIS जैसे दशकों पुराने भरोसे के निशान वो अब बाजार से पूरी तरह गायब हो जाएंगे। घी के डिब्बे पर अब क्या दिखेगा? देखिए, गायब नहीं होंगे, लेकिन उनका किरदार बदल गया है। अच्छा। पहले घी और शहद जैसे कई उत्पादों पर AG मार्क अनिवार्य था। अब ये एक स्वैच्छिक ट्रस्ट मार्क है। मतलब अगर कोई कंपनी दिखाना चाहती है कि उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी का है, तो वो अपनी मर्जी से ये सर्टिफिकेशन ले सकती है, पर सरकार की तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं। लेकिन यहाँ एक डर भी तो है, कहीं व्यापार को आसान बनाने के चक्कर में हम क्वालिटी से समझौता तो नहीं कर रहे हैं। इन भरोसेमंद निशानों को हटाने से क्वालिटी कंट्रोल कमजोर तो नहीं हो जाएगा? पहली नजर में ये शंका जायज लगती है, लेकिन हकीकत इसके ठीक उलट है। FSSAI ने जिम्मेदारी पूरी तरह अपने ऊपर लेकर मानकों को पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दिया है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण बच्चों के खाने से जुड़ा है। बिल्कुल। बच्चों का खाना, वो कैसे? शिशु आहार यानी इन्फेंट फॉर्मूला को ही लीजिए। पहले इस पर BIS का ISI मार्क अनिवार्य था। हाँ। अब वो हटा दिया गया है। एक मिनट, क्या कहा? बच्चों के खाने से एक सुरक्षा का निशान हटा दिया? ये तो उल्टा लग रहा है। इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? ये तो और ज्यादा खतरनाक नहीं हो गया? आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन यहीं पर असली बदलाव छिपा है। ISI मार्क हटाने के बदले जो नया नियम आया है, वो जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। पहले कंपनियां सिर्फ एक सर्टिफिकेट दिखा देती थीं। अब उन्हें एक पूरी टेक्निकल डोजियर जमा करनी होगी। टेक्निकल डोजियर? ये सुनने में तो और ज्यादा कागजी कार्रवाई जैसा लग रहा है। ये सिर्फ कागज नहीं, ये वैज्ञानिक सबूत है। इस डोजियर में 2 मुख्य चीजें देनी होती हैं। क्या है वो? पहली है टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट, जो ये साबित करती है कि फॉर्मूला में मौजूद हर एक चीज बच्चों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। और दूसरी है स्टेबिलिटी रिपोर्ट। स्टेबिलिटी रिपोर्ट? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कंपनी को विज्ञान से ये साबित करना होगा कि उनका प्रोडक्ट जो दुकान की शेल्फ पर महीनों तक रखा रहता है, वो अपनी पौष्टिकता नहीं खोएगा। अच्छा। तो बड़ा बदलाव ये है कि सरकार अब कंपनियों से सिर्फ एक बार का सर्टिफिकेट नहीं, बल्कि लगातार वैज्ञानिक सबूत मांग रही है। जिम्मेदारी अब पूरी तरह से निर्माता पर डाल दी गई है। अच्छा, तो अब सिर्फ दावा करने से काम नहीं चलेगा, सबूत देना। बिल्कुल। अब समझ में आया कि सिस्टम भले ही आसान हुआ है, लेकिन स्टैंडर्ड्स कई गुना ऊपर चले गए हैं। बिल्कुल। पर इन सब सख्त नियमों की जरूरत पड़ी ही क्यों? जमीन पर आखिर ऐसा क्या हो रहा था? और यहीं से बात वाकई गंभीर हो जाती है। ये नियम किसी बंद कमरे में नहीं बने, ये उन घटनाओं का नतीजा है जो हमारे आपके किचन तक पहुंच चुकी थीं। जैसे वो भुना चना वाला स्कैंडल। हाँ, जिसकी बात हमने शुरू में की थी। FSSAI को खुफिया एजेंसी से टिप मिली कि बाजार में बिकने वाले भुने चने को आकर्षक सुनहरा रंग देने के लिए ओरामाइन O नाम के केमिकल से रंगा जा रहा है। और ये खाने का रंग तो दूर की बात है, ये एक इंडस्ट्रियल डाई है जिसका इस्तेमाल चमड़ा और कपड़ा रंगने में होता है। अरे बाप रे! ये सेहत के लिए बेहद खतरनाक है और कैंसर तक का कारण बन सकता है। ये तो बहुत डरावना है। तो FSSAI ने इस पर क्या कार्रवाई की? जैसे ही FSSAI को इसकी भनक लगी, उन्होंने अपनी आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल किया। FSSAI एक्ट उन्हें एक तरह की सुपर पावर देता है। सुपर पावर? हाँ, अगर जन स्वास्थ्य पर कोई बड़ा और तत्काल खतरा हो,
तो FSSAI के CEO 24 घंटे के अंदर पूरे देश में किसी भी चीज के उत्पादन या बिक्री पर रोक लगा सकते हैं। एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक। पर क्या ये इस बात का संकेत नहीं है कि मिलावट करने वाले इतने शातिर हो गए हैं कि उन्हें पकड़ने के लिए ऐसे असाधारण कदम उठाने पड़ रहे हैं? ये दिखाता है कि खतरा कितना बड़ा था, और ये खतरा सिर्फ चने तक सीमित नहीं था। अच्छा। फलों को पकाने का खतरनाक तरीका भी एक बड़ा सिरदर्द है, कैल्शियम कार्बाइड, जिसे आम भाषा में मसाला कहते हैं। FSSAI ने इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है। ये एक इंडस्ट्रियल केमिकल है जो नमी के संपर्क में आकर एसिटिलीन गैस छोड़ता है। और ये गैस फल को सिर्फ पका हुआ दिखाती है, असल में उसे प्राकृतिक रूप से पकाती नहीं। मैं सही कह रहा हूं ना? बिल्कुल। ये सिर्फ फल की ऊपरी त्वचा का रंग बदल देती है, जिससे वो पीला और पका हुआ लगता है, जबकि अंदर से वो कच्चा और बेस्वाद ही रहता है। और सबसे बड़ा खतरा ये है कि इंडस्ट्रियल ग्रेड कार्बाइड में अक्सर आर्सेनिक और फास्फोरस जैसी अशुद्धियां होती हैं। आर्सेनिक और फास्फोरस? हाँ, जो कार्सिनोजेनिक है, यानी कैंसर पैदा कर सकती हैं। तो एक आम इंसान इसकी पहचान कैसे करे? बाजार में चमकदार पीले आम देखकर तो किसी का भी मन ललचा जाएगा। कुछ साफ संकेत हैं। कार्बाइड से पके फल ऊपर से तो बहुत पीले और सुंदर दिखेंगे, लेकिन उनकी डंडी हरी होगी, और जब आप उसे हाथ में लेंगे तो वो कहीं से सख्त और कहीं से नरम महसूस होगा, एक समान नहीं। एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसका सुरक्षित विकल्प एथिलीन गैस है, वो भी 100 ppm की सीमित मात्रा तक। ठीक है, तो ये तो हुए वो खतरे जो चीजों में डाले जाते हैं, लेकिन उन चीजों का क्या जो हमारे खाने को सिर्फ छू रही हैं? जैसे सड़क किनारे मिलने वाला वो समोसा जो अखबार में लिपटा होता है। उसे एक धीमा जहर समझिए। धीमा जहर? की स्याही में लेड और दूसरी भारी धातुएं होती हैं। जब गरम तला हुआ खाना और उसका तेल उस स्याही के संपर्क में आता है, तो वो तेल इन जहरीले केमिकल्स को अपने अंदर घोल लेता है, और वो जहरीला तेल सीधे हमारे पेट में जाता है। बिल्कुल, जो धीरे धीरे शरीर में जमा होकर लंबे समय में किडनी और लिवर को बहुत गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। और इसी तरह चाय की थैलियों में लगी स्टेपलर पिन भी तो है। बिल्कुल, FSSAI उसे एक फिजिकल हैजर्ड मानता है। सोचिए, अगर गलती से एक पिन खाने में चली जाए, खासकर किसी बच्चे के, तो ये अंदरूनी अंगों में घाव कर सकती है। तो इसकी जगह क्या इस्तेमाल होना चाहिए? निर्देश साफ है, इसकी जगह हीट सीलिंग या फिर फूड ग्रेड गोंद का इस्तेमाल किया जाए। तो ये तो हुए वो खतरे जो हमारे सिस्टम में चुपके से घुस आए हैं, लेकिन एक ऐसा भी मामला है जहां सरकार को खुद एक खतरे को नियमों के तहत कुछ हद तक इजाजत देनी पड़ी है। मेरा मतलब है खेसारी दाल का अजीब मामला। बहुत ही जटिल और विरोधाभासी मुद्दे को उठाया है। खेसारी दाल दिखती बिल्कुल अरहर दाल जैसी है, इसलिए मिलावट में इसका खूब इस्तेमाल होता है। और समस्या है इसके अंदर मौजूद ओडीनेप नाम का एक न्यूरोटॉक्सिन। हाँ, जिसके लगातार सेवन से लैथेरिज्म नाम की बीमारी हो सकती है, जिससे पैरों में स्थायी लकवा मार सकता है। परमानेंट पैरालिसिस। एग्जैक्टली। तो सवाल उठता है कि अगर ये इतनी खतरनाक है, तो FSSAI ने दूसरी दालों में इसकी 2% तक की अनजाने में हुई मिलावट की अनुमति क्यों दी है? हाँ, यही तो विरोधाभास है। अगर कोई चीज जहर है तो 2% की भी इजाजत क्यों? एक उपभोक्ता के तौर पर यह जानना कि मेरे खाने में 2% तक जहर हो सकता है, ये बात तसल्ली नहीं देती। इसका जवाब खेती की जमीनी हकीकत में छिपा है। वो कैसे? खेसारी के पौधे इतने जिद्दी होते हैं कि वो दूसरी दालों की फसल के बीच खरपतवार की तरह उगते हैं। छोटे किसानों के लिए, जिनके पास महंगी मशीनें नहीं हैं, इसे 100% अलग करना लगभग असंभव है। तो ये किसानों के लिए एक व्यावहारिक समाधान है, लेकिन क्या इस 2% की सीमा का कोई वैज्ञानिक आधार भी है? हाँ, इसके पीछे विज्ञान भी है। अध्ययनों से पता चलता है कि बहुत कम मात्रा में और कभी कभार सेवन से लैथेरिज्म का खतरा लगभग न के बराबर होता है। अच्छा। खतरा तब होता है जब ये किसी की डाइट का मुख्य हिस्सा बन जाए। तो ये 2% का नियम किसानों को अनजाने में हुई मिलावट के लिए आपराधिक आरोपों से बचाने और उपभोक्ताओं के लिए खतरे को न्यूनतम स्तर पर रखने के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन है। वाकई ये एक मुश्किल फैसला रहा होगा। तो मैं देखा कि कैसे किसी चीज में मिलावट एक खतरा है, लेकिन क्या होता है जब पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही वो नहीं होता जो बताया जा रहा है? यानी मिस ब्रांडिंग। हाँ, FSSAI इस धोखे को लेकर भी अब बहुत सख्त हो गया है। हाँ, बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है तेल।
आज खुले तेल पर जो प्रतिबंध है उसके पीछे एक बहुत बड़ी और दुखद वजह है आर्जीमोन त्रासदी। हाँ, कई साल पहले सरसों के तेल में जहरीले आर्जीमोन तेल की मिलावट से एक भयानक बीमारी फैली थी, जिससे कई लोगों की मौत हो गई थी। उसी त्रासदी से सबक लेकर सरकार ने खुले तेल की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी, ताकि पैकेट पर साफ साफ लिखा हो कि अंदर क्या है। सही कहा। और अगर कोई तेल मिक्स करके बेचा जा रहा है तो नियम है कि पैकेट पर हर तेल का प्रतिशत साफ साफ लिखा होना जरूरी है, वो भी कम से कम 3 मिलीमीटर के फॉन्ट में। 3 मिलीमीटर का फॉन्ट, मतलब इतना बड़ा कि कोई उसे नजरअंदाज न कर सके। ये पारदर्शिता लाने की एक अच्छी कोशिश है। ऐसा ही कुछ शहद और चाय के मामले में भी हुआ है। हाँ, बताइए। कई कंपनियां चालाकी से कॉर्न सिरप या चीनी की चाशनी को शहद बताकर बेचती हैं। अब अगर उसमें कुछ भी मिलाया गया है तो आप उसे शुद्ध शहद नहीं कह सकते। और चाय वाला मामला क्या है? वो तो और भी दिलचस्प बताया आपने। हाँ, वो इसलिए क्योंकि कानूनी तौर पर चाय सिर्फ उस पेय को कहा जा सकता है जो कैमेलिया सिनेंसिस यानी कैमेलिया सिनेंसिस नाम के पौधे की पत्तियों से बना हो। सिर्फ एक पौधा? हाँ, इसी एक पौधे से आपकी हरी, काली, सफेद सारी चाय बनती है। तो जो हम इतने शौक से हिबिस्कस टी या ब्लू टी पीते हैं, वो कानूनी तौर पर चाय नहीं है, तो फिर वो क्या है? FSSAI के मुताबिक उन्हें अब हर्बल इन्फ्यूजन के रूप में लेबल करना अनिवार्य है। मकसद है कि लोगों को सही और सच्ची जानकारी मिले। बिल्कुल ठीक है, तो नियम है, रेड लाइंस हैं, लेकिन जो लोग जानबूझकर ये सब करते हैं, जो मुनाफे के लिए लोगों की सेहत से खेलते हैं, उनके लिए सजा क्या है? सजा इतनी सख्त है कि कोई ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेगा। FSSAI एक्ट के सेक्शन 59 के तहत अगर कोई असुरक्षित भोजन बेचता पकड़ा जाता है तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने तक की जेल हो सकती है। और अगर उस खाने से किसी की सेहत को गंभीर नुकसान हो जाए या किसी की मौत हो जाए? अगर किसी की मौत हो जाती है तो दोषी को कम से कम 7 साल और अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है, साथ ही कम से कम 10 लाख रुपए का जुर्माना। 10 लाख रुपए? हाँ, 10 लाख रुपए, ये एक बहुत बड़ी पेनाल्टी है। संदेश साफ है, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो हमने नियम समझे, स्कैंडल्स देखे, लेकिन इन सब के बीच एक आम इंसान क्या करे? और यहीं पर FSSAI ने सबसे जरूरी काम किया है। उन्होंने ताकत सीधे लोगों के हाथ में दे दी है, एक छोटी सी किताब के जरिए जिसका नाम है डार्ट बुक। डार्ट बुक? हाँ, यानी डिटेक्ट एडल्ट्रेशन विद रैपिड टेस्ट। ये तो किसी जासूसी गाइड बुक जैसा लगता है। आप इसे बिल्कुल दिल से ही सोच सकते हैं। ये हर घर के लिए एक फूड डिटेक्टिव किट है। इसमें इतने आसान घरेलू टेस्ट बताए गए हैं जिनसे कोई भी अपने किचन में ही मिलावट की पहली जांच कर सकता है। ये तो कमाल है, कुछ उदाहरण दीजिए जो लोग घर पे आजमा सकें। जरूर। जैसे काली मिर्च में पपीते के बीजों की मिलावट बहुत आम है। हाँ, ये तो सुना है। बस कुछ मिर्च के दानों को 1 गिलास पानी में डाल दें। असली काली मिर्च भारी होने के कारण नीचे बैठ जाएगी, लेकिन पपीते के हल्के बीज ऊपर तैरने लगेंगे। 5 सेकंड का टेस्ट है। वाह, ये तो बहुत ही आसान है। और कोई? नारियल तेल का? नारियल तेल का टेस्ट भी आसान है। अगर शक है कि उसमें कोई और सस्ता तेल मिलाया गया है तो बॉटल को बस थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें। ठीक है। शुद्ध नारियल तेल एक समान रूप से जम जाएगा, लेकिन मिलावटी तेल की एक अलग परत ऊपर तैरती रहेगी। अरे, ये हल्दी वाला टेस्ट तो मेरी दादी भी करती थी। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच हल्दी डालो। जी बिल्कुल वही। मुझे आज समझ आया कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है। असली हल्दी धीरे धीरे नीचे बैठेगी और हल्का पीला रंग देगी, जबकि मिलावटी हल्दी तुरंत गहरा पीला रंग घोल देगी। कमाल है कि अब ये जानकारी सबके लिए उपलब्ध है। तो अब लोग खुद अपनी सुरक्षा की पहली कड़ी बन सकते हैं। इसे कहते हैं असली उपभोक्ता सशक्तिकरण। बिल्कुल।